तक तो वो प्रॉफिट उसकी अपनी जेब में जाता है तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब उस प्रॉफिट में कोई शराकतदार हो जाए, चाहे वो उसका अपना पार्टनर हो या उस मुल्क की सरकार हो या उस मुल्क की गवर्नमेंट हो, तो फिर बहुत सारे मामलात जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। रेगुलेशंस के साथ जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती चली गई हैं वैसे वैसे ही टैक्स के मामलात जो हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। तो जब कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर फिर एक एक्सपर्ट की या ऐसी फर्म की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपको सही तौर पर गाइड करते हैं, जो हैं वो आपके मैनेजिंग है, यानी कि वो बिज़नेस को चलाते हैं, उन्हें तो सब पता है, बाकी सब स्लीपिंग है। तो अब कैसे यकीन करें कि ये कितना मुनाफा हुआ है। हेलो पीआईडी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त शारिक रब्बानी और आज एक बार फिर हाजिर हूं एक और एपिसोड और एक और पॉडकास्ट के साथ। और आपको इस पॉडकास्ट का मकसद पता है, इस फॉर्मेट पता है कि हम एक इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से आपको मिलवाते हैं और फ़ायदा क्या होता है, उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट को आप सुनते हैं और उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके जो जहनों में सवालात हैं, इश्कालात हैं, वो दूर हो सकें और आप उस इंडस्ट्री की तरफ अगर आना चाहते हैं तो एक सॉफ्ट पुश मिल जाए और आप मोटिवेट हो जाए और इस इंडस्ट्री की तरफ आ जाएं। मेन ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो मकसद क्या है हमारा? मकसद ये है कि कम्युनिटी के अंदर से एंटरप्रेन्योरशिप का रुझान बढ़े और लोग जॉब लेने वाले से देने वाले बन जाएं। तो होगा क्या कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ती चली जा रही है हमारी सोसाइटी में, वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो वो शख्स सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएगा और जब उसका बिजनेस ग्रो करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो 10 और लोगों को अपने पास हायर कर लेगा। तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने में एक समझ ले कि छोटी सी काविश है पीआईडी की तरफ से, जो कि ये पॉडकास्ट की सूरत में आप देख रहे होते हैं और बहुत सराह भी रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बतों का। और आज ये जो एपिसोड होने लगा, ये जो पॉडकास्ट होने लगा, बहुत स्पेशल होने लगा। उसका रीज़न क्या है कि नॉर्मली हम एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को टारगेट करते हैं। आज हम एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को टारगेट नहीं कर रहे, उन तमाम बिजनेसमैन को टारगेट कर रहे हैं, उन तमाम इंडस्ट्रीज को टारगेट कर रहे हैं। और किस तरह से टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का टॉपिक क्या है हमारा? ये जो कॉर्पोरेट टैक्स आने लगा है, टैक्स कंसल्टेशन जो है इंडस्ट्री, वो किस तरह से ग्रो करने लगी है, किस तरह से आगे आने वाले वक्तों में कितना ज़्यादा बूम देख रहे हैं और किस तरह से तमाम ही इंडस्ट्री कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा इसके साथ इंटरलिंक्ड है। इस पे बात करने के लिए जो गेस्ट हमने आज बुलाया है, जिस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट को आज हमने दावत दी है, मोहम्मद काशिफ नाम है। अलकाशिफ टैक्स कंसल्टेशन के ओनर हैं और ख़ुद जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और बहुत सारे मुल्कों में जो है खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जैसे कि यूके, यूएस, गल्फ रीजन में, और बिज़नेस कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट। और आज हमारे लिए फ़ख्र है, हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपने टाइम दिया पीआईडी के लिए, इस पॉडकास्ट के लिए आपने टाइम दिया, आप आए, अपने कीमती टाइम से टाइम निकाला। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताएं कि टैक्स कंसल्टेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इस इंडस्ट्री? मतलब कुछ लोग जो कि एसएमईज हैं उनको तो टैक्स कंसल्टेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस बारे में ब्रीफ करें एज इंडस्ट्री एक्सपर्ट कि ये इंडस्ट्री क्या है बेसिकली। देखिए, जो भी शख्स यहाँ पर हो या दुनिया में कहीं पर भी कारोबार करता है, उसकी नज़र होती है अपने फ़ायदे के ऊपर, जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब तक तो वो प्रॉफिट उसकी अपनी जेब में जाता है तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब उस प्रॉफिट में कोई शराकतदार हो जाए, चाहे वो उसका अपना पार्टनर हो या उस मुल्क की सरकार हो या उस मुल्क की गवर्नमेंट हो, तो फिर बहुत सारे मामलात जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। एक नज़र से मैं अपने प्रॉफिट को देखता हूँ, मेरा अपना ही पार्टनर उस प्रॉफिट को थोड़े से डिफरेंट नज़र से देखता है। इवन ये कि दो पार्टनर्स का एक पेज पे आना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इसी तरह जब गवर्नमेंट भी आपके प्रॉफिट को देखती है और समझती है कि इसमें मेरा भी कुछ हिस्सा है, तो वो इस प्रॉफिट को थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज से देखती है। अच्छा, तो वो किस अंदाज से देखती है, उसके लिए वो रूल्स निकालती है, उसके लिए वो रेगुलेशंस निकालती है, जिसमें वो बताती है कि किस चीज़ के ऊपर टैक्स लगेगा, किस चीज़ के ऊपर टैक्स की छूट हासिल होगी। और एक बिजनेसमैन जिस चीज़ को समझता है, यार ये मेरी इनकम है, लेकिन हो सकता है कि टैक्स की नज़र में वो इनकम टैक्सेबल ना हो। एक बिजनेसमैन की नज़र में ये ख़र्चा है, मैंने फ़लाँ शख्स को कमीशन पे कर दिया तो मुझे इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन
गवर्नमेंट की नज़र में वो कहेंगे भाई ये जो खर्चा है अगर तो तुम्हारे पास इसका डॉक्यूमेंट है तब तो ये टैक्सेबल खर्चा है, इसको हम माइनस करने देंगे, अदरवाइज नहीं करने देंगे। तो यानी कि यहाँ पर उनकी नज़र में प्रॉफिट एक डिफरेंट होगा, जिसको वो आगे चल के एक टर्म यूज़ करते हैं एडजस्टेबल प्रॉफिट या टैक्सेबल प्रॉफिट, जो कि ज़रूरी नहीं है कि उस प्रॉफिट की के बराबर हो जिसको एक कारोबारी शख्स समझता है कि ये मेरा प्रॉफिट है। वो उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और चूँकि जब अब जैसे से ग्लोबल ये दुनिया जो है ग्लोबल विलेज के तौर पे काम कर रही है, एक बिज़नेस सिर्फ एक खत्ते में नहीं है, कई मुख्तलिफ खत्तों के अंदर वो काम कर रहे हैं, जिनको हम डिफरेंट टैक्स रिजीम कहते हैं। यानी कि अब आप जब ग्लोबल अंदाज में देखते हैं तो एक मुल्क के टैक्स को समझना चलें फिर निस्बतन आसान है, लेकिन जब आपका कारोबार दुनिया भर में फैला हुआ हो तो हर मुल्क के अपने अपने रूल्स हैं, अपने अपनी चीज़ें हैं। तो ऐसे में हर बिजनेसमैन से इस बात की उम्मीद रखना कि उसको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होंगे, ये मुमकिन नहीं। और अगर वो ऐसा करना भी चाहे तो जिस काम के लिए वो कारोबार खोले बैठे हैं, दुकान खोले बैठे हैं, उस पर से उनकी नज़र हट जाएगी, फोकस हट जाएगा, ठीक है, और वो इन चीज़ों में लग जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि ऐसी जगह पर एक एक्सपर्ट की खिदमत ली जाए और जिनसे आप मशवरा कर सकें, जिनको आप अपना काम सौंप भी सकें या उनकी हिदायत पर आप अमल करते हुए अपने मामलात को हुकूमत के साथ और गवर्नमेंट के साथ लेके चल सकें। अच्छा, इस चीज़ को, इस टैक्स कंसल्टेंसी को या ऑडिट फर्म्स जो होती हैं, इसकी इस रीजन के अंदर, गल्फ रीजन के अंदर कितनी सिग्निफिकेंस, आपकी नज़र में कितनी सिग्निफिकेंस है? देखिए, सबसे गल्फ रीजन के अंदर प्रेडोमिनेटली यानी ख़ास तौर पर दुबई की हम बात करते हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेसेस मौजूद हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़ास तौर पर यूएई गवर्नमेंट कोशिश करती है कि अपने दीगर जो पार्टनर्स हैं इस दुनिया में, इस इकॉनमी के अंदर, उनके साथ चलें और एक फेयर प्रैक्टिस और फेयर बिजनेस करने के लोगों को मौके मुयस्सर करें। तो उसके नतीजे में वो कई ऐसे इक़दाम करते हैं जिसके नतीजे में उसका असर न सिर्फ यूएई में होता है बल्कि दीगर ममालिक में भी जाता है, ग्लोबल इम्पैक्ट आता है। तो उस सबसे बड़ी जैसे उसमें एक चीज़ है कि इस वक्त कई सालों से यूएई हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग की हौसला शिकनी की जाए और इस तरह से जो लोग टैक्स की मद में माल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, यानी कि ऐसे तरीक़ेकार इख्तियार कर रहे हैं जिससे दीगर मुल्कों को नुकसान पहुंच रहा है, उस चीज़ों में भी उसको डिस्करेज किया जाए। तो उन चीज़ों को लेकर वो मुख्तलिफ जो है वो कवानीन वो पास करते चले आए हैं। माजी में हम देख चुके हैं वैल्यू एडिड टैक्स के नाम से, माजी में हम ये भी देख चुके हैं इकोनॉमिक सब्सटेंस रेगुलेशंस, यानी कि आपने जो कारोबार असल में रजिस्टर किया है क्या वो वहीं हो रहा है या कहीं और कारोबार अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन उसकी क्या कहते हैं वो शो केस सिर्फ और सिर्फ दुबई के अंदर हो रहा है। तो इन तमाम रेगुलेशंस के साथ जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती चली गई हैं वैसे वैसे ही टैक्स के मामलात जो हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। तो जब कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर फिर एक एक्सपर्ट की या ऐसी फर्म की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपको सही तौर पर गाइड कर सके। और फिर ऑडिट के लिए भी चैलेंज बढ़ जाते हैं। पहले मिसाल के तौर पर हम जब ऑडिट करने लगते हैं वो रिक्वायरमेंट्स कुछ पार्टनर्स की होती है कि भाई आज चलो हमने अब प्रॉफिट की तकसीम करनी है, मुनाफे की तकसीम करनी है, लेकिन एक पार्टनर जो है वो आपके मैनेजिंग है, यानी कि वो बिज़नेस को चलाते हैं, उन्हें तो सब पता है, बाकी सब स्लीपिंग है। तो अब कैसे यकीन करें कि ये कितना मुनाफा हुआ है, वो क्या एक फेयर मुनाफा है जिसको हम आपस में तकसीम कर सकें, तो उसकी इंडिपेंडेंट रिव्यू लिया जाता है, उसके ऊपर ऑडिट करवा लिया जाता है। अच्छा, वो तो वहाँ पर था मामला सिर्फ पार्टनर्स के दरमियान। अब जब हम वैल्यू एडिड टैक्स आई तो आपकी आमतौर पे जो कारोबार में शराकतदार होता है वो प्रॉफिट में होता है। सही है। तो सरकार जो है यहाँ पर सबसे पहले आपकी रेवेन्यू में शराकतदार बन गई वैल्यू एडिड टैक्स के ज़रिए कि 5% आपने हमें देना है। अब आने वाले वक्त में जब कॉर्पोरेट टैक्स आएगा तो वो ये प्रपोज हो चुका है, ये बता दिया गया है कि 9% आपके मुनाफे में से उनका हिस्सा भी है। तो अब जबकि इतने मुख्तलिफ तरीके के पार्टनर आपके बिजनेस के अंदर, जिनको हम यूँ भी कह सकते हैं स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनको मुतमईन करने के लिए आपकी जो हिसाब किताब हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उनको क्लीन होना
उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बनना और फिर उनका किसी थर्ड पार्टी से, यानी जिसको ऑडिटर कहते हैं, उसके ज़रिए रिव्यू करवाना और फिर ऐसे लोगों की भी खिदमत देना जो कि टैक्स के मामलात में एक्सपर्ट हों, क्योंकि टैक्स के मामलात के साथ जुड़ी हुई हैं बहुत सारे फ़ाइन्स, बहुत सारे पेनल्टीज़। तो इसलिए गाहे बगाहे एक टैक्स एक्सपर्ट का आपको मशवरा देते रहना मुख्तलिफ़ किस्म की बिज़नेस ट्रांजैक्शंस के ऊपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यूं इन तमाम चीज़ों को लेकर ख़ास तौर पर ये अकाउंटिंग, टैक्स एंड ऑडिट की जो इंडस्ट्री है, ये अब काफ़ी ज़्यादा इसमें डेप्थ आने वाली है अब। और इसकी वो कहिए कि अब इसके क्रेडिट का, इसकी आफाक को छूने का टाइम आने वाला है और इस चीज़ की ज़रूरत भी यूएई की एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। तो हमें क्वालिफाइड, स्किल्ड कंसल्टेंट, ऑडिटर्स, अकाउंटेंट्स की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। तो इन तमाम चीज़ों को, जिसको हम ये कहते हैं कि जो टैक्स लैंडस्केप जिस तेज़ी से बदल रहा है, न सिर्फ यूएई में बल्कि आसपास दीगर और ममालिक में, जैसे कतर में अगले साल के बारे में ये ऐलान हुआ है कि हम वहाँ पर वीएटी इम्प्लीमेंट होने वाला है। कॉर्पोरेट टैक्स वहाँ पे ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। यहाँ पर बहुत सारे बिजनेसेस हैं, मुख्तलिफ रीजन्स में काम करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान एक ऐसे टॉपिक है जिसको हम ट्रांसफ़र प्राइसिंग कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें आप अपनी बिज़नेस की सहूलत के हिसाब से ट्रांजैक्शन करते हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखे बगैर कि बाकी जगहों पे वो ट्रांजैक्शन कैसे हो रही है, यानी कि दो जगहों पर मेरी अपनी कंपनी है, मैं एक से ख़रीद रहा हूँ, एक से बेच रहा हूँ, तो मैं कीमत का तयन ख़ुद कर सकता हूँ। जब ख़ुद तयन करता हूँ तो उसके नतीजे में एक जगह से मुनाफा उठ के दूसरी जगह मूव कर सकता है। इसको हम ट्रांसफ़र प्राइसिंग कहते हैं। इसके तो ये वो चैलेंजिंग एरियाज़ हैं जिनके अंदर अब बहुत ज़्यादा मनसूबाबंदी की ज़रूरत पड़ने वाली है और उन मनसूबाबंदी को करने के लिए डेफिनेटली इंडस्ट्री को भी, बिजनेसेस को भी रेडी होना है। अगर आपके पास इन हाउस स्किल्स हैं उनको यूटिलाइज़ करिए, लॉ से अवेयरनेस रखिए और अगर ऐसा इन हाउस चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। बिग 4 की टर्म्स भी हम बहुत सुनते रहे हैं, सिर्फ बिग 4 ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑडिट एंड टैक्स फर्म्स हैं, उसमें क्वालिफाइड लोगों का इंतखाब कीजिए। लेकिन इससे पहले कि कॉर्पोरेट टैक्स आ जाए, अपने आप को आप रेडी रखिए। इसके बहुत सारे समरात हैं, बहुत सारे फ़वाइद हैं और अगर इसको सही तरीके से ना किया जाए तो इसका डायरेक्ट असर आपकी जेब पर भी पड़ सकता है। तो ये बड़ा ही ज़रूरी के तौर पे, फाइन्स के तौर पे आपके तो बिजनेस, आपका तो कोर बिजनेस ही है किसी और के बिजनेस को ऑडिट करना और टैक्स कंसल्टेशन। आप अपने बिजनेस को या इस इंडस्ट्री को अगले 5 सालों में कितना ज़्यादा ग्रो होता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है एक तादाद है हमारी कम्युनिटी की जो कि ये अकाउंटिंग के शोबे से बहुत ज़्यादा वाबस्ता है। लोग आते हैं, इवन के जॉब ढूंढ रहे होते हैं एंड ऑल दिस थिंग। आप किस तरह से देख रहे हैं? इस वक्त तो एक वैट इम्प्लीमेंट हुए काफ़ी टाइम हो गया, अब कॉर्पोरेट टैक्स इम्प्लीमेंट होने वाला है। आपको क्या लगता है कि जो बिज़नेस, इस इंडस्ट्री का जो बिज़नेस है उसको किस तरह से ग्रो होता हुआ देख रहे हैं अगले 5 सालों के अंदर, कि इसमें एक बूम आने लगे? क्योंकि अब तो इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएगा इन चीज़ों पे काम करना और बुक कीपिंग एंड ऑल दिस थिंग, इतना ज़्यादा फेयर करना पड़ेगा। तो इसको किस तरह से आप एज इंडस्ट्री एक्सपर्ट किस तरह देखते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने अभी बात बिल्कुल सही एक बात की तरफ इशारा किया है और कोविड ने भी उस चीज़ को बड़े अच्छे से सिखाया है हमें कि किस तरीके से घर बैठे लोग काम करना शुरू हो गए और घर बैठे लोगों की खिदमत जो हैं वो सरंजाम पाने लगी, जिसे हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फ्रीलांसिंग का एक बूम है इस वक्त और टेक्नोलॉजी उसका साथ दे रही है। तो ऐसे में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के लिए या जो उन लोगों के लिए जो जॉब सीकिंग करते हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसके अंदर एक एक्सपर्ट का रोल अदा करें और उसके लिए अपने आप को इक्विप करें राइट स्किल्स के साथ, राइट एक्सपीरियंस के साथ, और जहां वो किसी एम्प्लॉयर के साथ जुड़कर अपनी सर्विस दे सकते हैं वहीं वो इंडिविजुअली भी अपनी उस सर्विस को दे सकते हैं। बस आपको अपनी एथिकल प्रैक्टिसेस, अपने लॉ को अबाइड करते हुए, कानून को फॉलो करते हुए लोगों की आप उनको सही मशवरे देंगे तो दरअसल ये भी एक खिदमत है। ये सही मशवरा जो है आज की दुनिया में वो
सही टाइम पर अगर मिल जाए तो वो किसी बड़े माले गनीमत से कहीं सही बेहतर बात है। है, नेमत है, बिल्कुल ट्रू। तो आने वाले वक्तों में जिस किस्म की, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लैंडस्केप चेंजिंग बताई हैं जो होने वाली हैं, उसकी बुनियाद पर ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी जहां पर लोग अपनी इन सर्विसेज को ऑफ़र करेंगे। और ये एक राइट टाइम है लोगों के लिए इस चीज़ के लिए। जैसे अभी कॉर्पोरेट टैक्स आने में कुछ माह बाकी हैं और फिर उसकी सही इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जब आप फाइलिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे तो 2 साल बाकी हैं। तो ये टाइम है अपनी बिजनेस प्लान करने का, अपनी स्किल सेट को, अपने रिसोर्सेज को अलाइन करने का, और फिर जब वो वक्त आए तो उस वक्त मैदान में आने का। तो जैसे दीगर बिजनेसेस के अंदर भी मैं आपकी इस कोशिशों को बहुत सताइश की नज़र से देखता हूँ कि एक एम्प्लॉयमेंट जो है कब और कैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस में बदल जाए, एक जॉब लेने वाला कब जॉब देने वाला बंदा बन जाए। तो मेरे ख्याल से इस अपॉर्चुनिटी के अंदर बहुत सारी ऐसी ट्रेड्स हैं, खसूसियात हैं जो कि इस काम को बड़ा आसान करती हैं। उसमें नंबर एक, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, बड़े सरमाए की ज़रूरत नहीं है। आपकी अकल, आपकी ऑनेस्टी, आपकी काबिलियत, आपके तजुर्बे की ज़रूरत है, एक्सपर्टीज आपकी चाहिए, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये कितना आसान है। आमतौर पे हम सबसे बड़ा हर्डल जब समझते हैं कि माशरे में हम किसी को कहे भाई बिज़नेस, तो वो कहता है भाई हमसे घर का दाल रोटी नहीं चल रही, तुम बिज़नेस की बात करते हो। उसका सबसे पहला जो उसके जहन में ख्याल होता है कि ये जब तक मेरे पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट ना हो तब तक तो मैं स्टार्ट भी नहीं कर सकता। तो उन सब लोगों के लिए इस ख़ास तौर पे फील्ड में जो लोग आना चाहते हैं, ये समझना चाहिए कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपके अपनी प्लानिंग की, कस्टमर सर्विस की, अच्छे बिहेवियर की ज़रूरत है। और ये बहुत सारे गेम ऐसे होते हैं या बिजनेसेस ऐसे होते हैं, वो क्रिकेट की एक मिसाल है, T20 की तरह होते हैं, लेकिन कंसल्टेंसी जो है वो टेस्ट मैच है। आपको रुके रहना है, आपको अपनी रेपुटेशन बढ़ाते चले जाना है। ये ऐसा नहीं है बड़े टारगेट्स की तरफ जाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अगले 5 साल में ये देखता हूँ कि जो नंबर ऑफ टैक्स प्रैक्टिसेस हैं, ऑडिट फर्म्स हैं, या उनमें काम करने वाले लोग हैं, तमाम एम्प्लॉय से लेकर एम्प्लॉयर तक हर चीज़ में बहुत तेज़ी से इजाफा होते हुए देखता हूँ। और इस इंडस्ट्री के अंदर चूँकि जब इतनी तेज़ी से इजाफा होगा तो अभी जिस लेवल की रेगुलेशंस यहाँ पर हैं, वो रेगुलेशंस भी आगे चल के बहुत टाइट होती चले जाएंगी। हर शख्स जो है वो अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट या हर शख्स अपने आप को टैक्स कंसल्टेंट नहीं कहला सकेगा। वो सख्त रेगुलेशंस भी आएंगी और इसके साथ साथ इस बिजनेस के अंदर बूम भी आएगा। सो इट्स अ राइट टाइम टू गेट योरसेल्फ रेडी। तो इस चीज़ को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा अपने मेंबर्स के साथ भी कि इट्स अ राइट टाइम, और वो लोग जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं यूएई के अंदर ख़ास तौर पे, तो वो अपने आप को इक्विप्ड करें उन चीज़ों के जो यहाँ के रेगुलेशंस हैं, वो सारी चीज़ें लर्न कर लें, ताकि होगा क्या अल्टीमेटली अगर वो बिज़नेस की तरफ आ रहे हैं तो उनको इस राइट टाइम पे एक अपॉर्चुनिटी है। कॉर्पोरेट टैक्स जो आने लगा है वो एक तरह की अपॉर्चुनिटी है। यकीनन हर इंडस्ट्री के डूज़ एंड डोंट्स होते हैं कि ये करना। एज इंडस्ट्री एक्सपर्ट आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे अपने सुनने वालों को कि इस इंडस्ट्री में क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं, कौन सी चीज़ हैं जो करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको अवॉइड भी करना चाहिए, ख़ास तौर पे उन लोगों को जो इस वक्त आपको सुन के मोटिवेशन लेंगे और इस इंडस्ट्री की तरफ आना चाहेंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपका सवाल नहायत ही ज़बरदस्त है और इसका ताल्लुक़ जो है इस पेशे से की क्रेडिबिलिटी से भी है। यस। तो जब हम बात करते हैं कंसल्टेंट की, ऑडिटर की, पब्लिक अकाउंटेंट की, तो दरअसल हम वो लोग होते हैं जिनके कहने पर लोग भरोसा करते हैं। ट्रू। हम कोई ऑडिट रिपोर्ट दिखाएं जिसको लोग इस्तेमाल करते हुए फ़ैसले लें, हम टैक्स लायबिलिटीज़ बनाएं जिसको इस्तेमाल करते हुए टैक्स अथॉरिटीज़ समझें कि हाँ ये इस बंदे ने हमें पैसा देना है या लेना है। ये सब कुछ जो किया जाता है, और इवन वेस्ट के अंदर भी एक गुड फेथ के अंदर किया जाता है कि जो कुछ भी किया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है बचने की, वो माल प्रैक्टिस है, वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं। उसको
करने के लिए कि हम कैसे बचें, स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, और आपकी लोकल टैक्स रजीम की जो लेजिस्लेशंस हैं उनसे आगाही बड़ी ज़रूरी है। बाज़ औक़ात हम जानते बूझते किसी को गलत एडवाइस नहीं देना चाहते, लेकिन हमारी अपनी कम इल्मी की वजह से वो चीज़ें हो पाती हैं कि हम किसी को गलत फैसला, अगला बिजनेस डिसीजंस ले रहा है उन फिगर्स के बेसिस पे, तो आपकी जिम्मेदारी कितनी बढ़ ज़्यादा बढ़ जाती गई है, है। बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पब्लिक अकाउंटेंट जो है उसकी बेसिस के ऊपर लोग उसकी बनाई हुई रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर लोग बिज़नेस ख़रीद रहे होते हैं, बिल्कुल। बेच रहे होते हैं, इदारों में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो ये एज ए पाकिस्तानी भी और एज ए मुस्लिम भी हम पर ये बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम हर उस चीज़ को, जिस चीज़ को भी हम टेस्टिफाई करें, वैलिडेट करें, उसको मेरिट के ऊपर करें। तो ये चीज़ करने की ज़रूरत है, और उन तमाम चीज़ों से बचने की ज़रूरत है जो आपको खुद भी लगेंगी यार ये ठीक नहीं है या ये ठीक नहीं लगती। इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है 1+1 वाली कि ये होगी तो मुझे नहीं करना। आपका दिल, आपका प्रोफेशन आपको गाइड करता है। अगर आप क्वालिफाइड हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, चाहे ACCA हैं, चाहे किसी भी बॉडी से मुंसलिक हैं, वो बॉडी भी आपको एथिकल प्रैक्टिस देती है। इसीलिए बहुत सारी जगहों पर जो करने की ज़रूरत है, अपनी जिस भी रेगुलेटिंग बॉडी के साथ आप रजिस्टर्ड हैं, जिस भी प्रोफेशनल बॉडी के साथ, उससे प्रैक्टिसिंग लाइसेंस लें। या अगर वहाँ प्रैक्टिसिंग लाइसेंस की सच कोई चीज़ मौजूद नहीं है, तो वहाँ पर ऐसे एथिकल मॉड्यूल ज़रूर मौजूद होंगे जिनको करने की ज़रूरत है कि एज ए पब्लिक अकाउंटेंट, ऑडिटर, टैक्स कंसल्टेंट हम पर क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्वालिफ़िकेशंस को अपने हम अप टू डेट रखें। वो कैसे रखते हैं? वो CPD होती है, कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। अच्छा। जिनके ज़रिए आप जो भी दुनिया में चेंजेस आ रही हैं, चाहे वो ऑडिट के बारे में आ रही हों, IFRS के बारे में आ रही हों, टैक्स के बारे में आ रही हों, अपने आप को हमेशा अप टू डेट रखें। सर्टिफिकेशंस वगैरह भी होती होंगी? जी बिल्कुल। टैक्स के अंदर भी सर्टिफिकेशंस हैं, ऑडिट के अंदर भी सर्टिफिकेशंस हैं। राइट क्वालिफिकेशन का इंतखाब आपकी बड़ी ज़िम्मेदारी है, और वो इस चीज़ को मेक श्योर करती है। ख़ास तौर पे जो CPD जो है, एक दफ़ा आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, MCOM कर लिया, BCom कर लिया, उसके बाद दोबारा कभी बुक्स की तरफ गए नहीं, तो उसके नतीजे में ऐन मुमकिन है कि आप ना चाहते हुए भी बहुत सारे लोगों के लिए कुछ ऐसे फ़ैसले कर जाएं, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स बना जाएं जिनसे इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचे, जिससे हमारी इंडस्ट्री की रेपुटेशन पे असर पड़े। और सबसे पहले क्लाइंट का नुकसान होगा अगर उसने आपकी बुक्स को देखकर और आपके फिगर्स को देख के कोई और डिसीजन लिया जो कि उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं हुआ, तो उसका लॉस है और आपकी क्लाइंट का लॉस है। इस बारे में ज़रा मुझे बताएं कि अब तो कॉर्पोरेट टैक्स आने लगा है, बहुत से लोग इसको देख रहे हैं कि अब शराकतदारी हो जाएगी, 9% देना पड़ेगा। यकीनन इसमें कुछ एडवांटेजेस भी होंगे, कुछ उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होंगे इंडस्ट्री के अंदर। तो उन चीज़ों को मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप हाईलाइट करें कि इसके फ़वाइद क्या हैं, कॉर्पोरेट टैक्स के फ़वाइद क्या होंगे। देखिए, सबसे पहली तो एक चीज़ देखिए, कोई भी मुल्क जो अपनी चीज़ों को लेके चल रहा होता है, वो अपने मुल्क के लॉज के साथ साथ दीगर दुनिया के में जो बनने वाले कवानीन हैं उनके साथ भी मुताबिकत रखता है। ऐसे कवानीन वज़े करता है जिससे न सिर्फ उसका अपना फ़ायदा हो, बाकी दूसरे मुल्क में रहने वाले लोगों का भी फ़ायदा हो। ट्रू। तो सबसे एक बड़ी ज़िम्मेदारी यहाँ पर UAE गवर्नमेंट ख़ुद इस चीज़ को महसूस करती है, चाहे वो रिक्वायरमेंट FATF की तरफ से हों, चाहे वो रिक्वायरमेंट यूरोपीय यूनियन की तरफ से हों। हाँ, UAE गवर्नमेंट ने एक तहैया किया हुआ है कि हम किसी भी किस्म की टैक्स इवेजन्स को इनकरेज नहीं करेंगे, और उसके नतीजे में क्या होगा, एक फेयर कंपटीशन मार्केट में पैदा होगा। और वो फेयर कंपटीशन कैसे पैदा होगा, जब आपके यहाँ टैक्स की रेगुलेशंस आ जाती हैं। तो वो बिजनेसेस जो कि वाकई यहाँ पे कंडक्ट हो रहे होते हैं, उन्हीं से आपका सामना होता है। अदरवाइज़ आपने अक्सर सुना होगा, यार ये साहब इतने की चीज़ बेच रहे हैं जो कि हमें जिसकी कॉस्ट भी नहीं पड़ रही। तो ये सब कैसे हो रहा होता है कि इसके अंदर टैक्स इवेजन्स हो रही होती हैं, इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों का इस्तेमाल होता है। तो जब हम टैक्सेस को इंट्रोड्यूस करते हैं तो
तो उसका दूसरा पैमाना ये होता है कि आपको कि मामलात के अंदर शफाफियत जो है अब लाजमी है। तो वो उसकी इंस्पेक्शन अब कोई भी कर सकता है। जैसे अगर आप अपने बिजनेस के अंदर पार्टनर हैं, अपने दूसरे पार्टनर को कभी भी कह सकते हैं कि मुझे आपकी बुक्स देखनी है, तो इसका मतलब है अब चूंकि गवर्नमेंट आपकी शराकतदार है तो वो किसी वक्त भी कह सकती है कि भाई आप इस पीरियड का, इस टैक्स ईयर का आप हमें सारे रिकॉर्ड्स दिखाइए। तो आपके लिए लाजिम है कि अपनी प्रैक्टिसेस को, आप अपनी कारोबारी मामलात को फेयर तरीके से चलाएं। जब ये मामलात पूरे सोसाइटी के अंदर राइज हो जाते हैं तो उसके नतीजे में एक फेयर कंपटीशन निकल के आता है। सप्लाई एंड डिमांड की इक्वेशन जो है वो नेचुरल बेसिस के ऊपर इस्टेब्लिश होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा बिजनेसमैन को ये होता है। दूसरा, डेफिनेटली सरकार ने, गवर्नमेंट ने अपनी अच्छी गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करना है। नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। तो अच्छी गवर्नेंस की भी एक कॉस्ट है। तो आज मैं और आप यहाँ पर बैठ के इंजॉय करते हैं ईज़ ऑफ बिजनेस की वजह से। कारोबार करने में कितनी आसानियाँ हैं। क्या हम ये नहीं चाहेंगे कि इस सिस्टम के अंदर मज़ीद से मज़ीद बेहतरी हो और ये सिस्टम अपने आप को इसी अंदाज से मेंटेन रखे? तो अगर हम उसके वजह ये देखें कि ये कॉस्ट है 9%, तो अगर हम इसको कंपेयर कर लें रेस्ट ऑफ द रीजन, लोकल रीजन और इवन अराउंड द वर्ल्ड, तो आपको बहुत कम है। तो अच्छा, मेरे ख्याल से टैक्स से डरना नहीं चाहिए। आप ये देखें, इसको एक्सपेंस के बजाय आप इसको इन्वेस्टमेंट समझिए। इट इज़ इन्वेस्टमेंट इन योर फ्यूचर। इसके नतीजे में आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल आपके बिजनेस के लिए सिक्योर हो रहे हैं। यानी इस बात की श्योरिटी दी जा रही है कि अगले कई दहाइयों तक यूएई जो है वो उसी तरह का एक बिजनेस हब रहेगा। यहाँ पर वैसे ही काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। तो इट्स नॉट एन एक्सपेंस बट यू कैन कंसिडर इट एज एन इन्वेस्टमेंट। हम अपने कारोबार के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। कुछ चीज़ें वाकई ही एक्सपेंस होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम इन्वेस्टमेंट गर्दानते हैं। बंदे और बंदे पर डिपेंड करता है। एक समझता है कि मैंने अपने स्टाफ को अगर सिखा दिया तो ये मेरा खर्च हो गया, पैसे ज़ाया हो गए। दूसरा समझता है नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है और ये मुझे वापस मिलेगी। ठीक है, तो बिल्कुल वही चीज़ है इस मुल्क के अंदर जो टैक्स, और बहुत ही रीज़नेबल, और उसके नतीजे में मैं और मेरे ख्याल से मुझ जैसे बहुत सारे कंसल्टेंट ये समझते हैं कि न सिर्फ कारोबार में शफाफियत आएगी, फेयर कंपटीशन होगा, बल्कि उसके साथ साथ हमारा फ्यूचर भी सिक्योर होगा। फेयर कंपटीशन तो बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेसमैन परेशान ही इस वजह से होते हैं कि हमारी जो कॉस्ट भी नहीं है उस पैसों में जो है ना चीज़ बिक रही है, तो हम किस तरह से कॉम्पीट करें। तो ये जो आपने बताया ना कि क्योंकि इतनी ज़्यादा स्क्रूटनी अच्छी हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी कि ये जो अनएथिकल बिजनेसेस और अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। उसकी वजह से होगा क्या कि फेयर कंपटीशन होगा मार्केट में। ये इटसेल्फ बहुत बड़ा एक, मुझे लगता है कि एक एडवांटेज है जब ये कॉर्पोरेट टैक्स आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें मिल रहा होगा। जी। अच्छा, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो कुछ लोग तो कुछ जिस तरह से होते हैं ना, स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ लोग तो एग्ज़ाम से पहले तैयारी करने वाले लोग होते हैं ना, और कुछ होते हैं कि पूरे साल तैयारी करते हैं। आपको क्या लगता है कॉर्पोरेट टैक्स की इस डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को कितनी पहले से तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए कि अपनी बुक कीपिंग करना शुरू कर दें, अपने अकाउंट्स को मैनेज करना शुरू कर दें, चीज़ों को जो है ना वो प्रॉपर ब्लैक एंड वाइट में ले आएँ? तो क्या लगता है कि एंड वक्त पे भी हो जाएगा, या अभी से करेंगे? जो एंड वक्त में कर रहा होगा उसके डिसएडवांटेजेस, या अभी से जो कर रहा होगा उसके क्या एडवांटेजेस हैं? ज़रा इस पे भी थोड़ा सा हाईलाइट करें। ठीक, नहीं, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है आपका, और मेरे ख्याल से शायद आज के सुनने वाले इस सवाल का इंतज़ार कर रहे होंगे काफ़ी देर से। कुछ लोग यकीनन पुराने ज़माने में चिट्ठी चला करती थी या तार चला करती थी। yes. कानों पे जूं उस वक्त रेंगती थी जब तार ब्राउन कलर की घर में एनवलप गिरता था। तो कुछ वैसे लोग होते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनको कानून का मालूम चल गया अभी से, और उसी की अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं। अवेयरनेस जो है वो आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, और वो अभी की तारीख में ज़रूरी है। ट्रू। कुछ चीज़ें यकीनन आप एंड पर कर सकेंगे, लेकिन जब एंड पे कर सकेंगे तो उस वक्त आपके हाथ में करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। हाँ, आपका कंसल्टेंट सब कुछ कर रहा होगा। यानी कि जो आपने ट्रांजैक्शंस कर दी वो कर दी, ठीक है, और आपके कंसल्टेंट के हाथ में भी बहुत थोड़ा सा कुछ होगा जो इसमें वो आपको टैक्स बेनिफिट दे सके। करने का काम ये है, सबसे पहले तो ये समझें कि स्केलेटन थोड़ा सा समझ जाएं।
मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से चाहूँगा कि मैं थोड़ी देर कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर बात भी कर लूँ। वैल्यू एडिड टैक्स आया और अब कॉर्पोरेट टैक्स, इन सबको लोग एक ही अंदाज से देखते हैं, जबकि ये दोनों मुख्तलिफ बिल्कुल टैक्सेस अलग हैं। चीज़। वैल्यू एडिड टैक्स का इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्ट बिजनेस के ऊपर, डेली ट्रांजैक्शंस के ऊपर पड़ा। उसकी वजह से लोगों को मैस लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ी, अपने सिस्टम्स को चेंज करना पड़ा, अपने प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ा। जबकि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो प्रॉफिट पे आयद होता है, वो ट्रांजैक्शनल टैक्स नहीं है, लेकिन उसके ट्रांजैक्शंस के कुछ इम्पैक्ट ज़रूर आपके टैक्सेबल प्रॉफिट पे हो सकते हैं, लेकिन अगेन उसका सिस्टम पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। अब वो क्या चीज़ें हो सकती हैं? मिसाल के तौर पर वो आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। कुछ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ऐसे बेनिफिट्स जो आप पहले दिया करते थे, अगर वो आज भी देंगे तो आप अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट में से तो उसको माइनस कर देंगे कि आपका एक्सपेंस हुआ, लेकिन जो टैक्स ऑफिस है, टैक्स मैन कहेगा कि ये आपने अपनी सवाबदीद पे खर्चा किया, बढ़ के खर्चा किया, इसको बिजनेस को ज़रूरत नहीं थी। फॉर एग्जांपल आपने इंटरटेनमेंट के लिए एक बड़ी पार्टीज लॉन्च कर दी, ठीक है, उस पर आपने मिलियंस खर्च कर दिए, ठीक है, आप समझ सकते हैं कि ये आपका एक खर्चा है, उसको आप प्रॉफिट में से माइनस भी कर दीजिए, लेकिन टैक्समैन कहता है नहीं, इंटरटेनमेंट के लिए सर्टेन परसेंटेज अलाउ है। अच्छा, तो अब आपने अगर इसका ख्याल नहीं किया तो डायरेक्ट 9% आपके उस टोटल खर्चे का आपकी प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा। आप इस खर्चे को माइनस कर ही नहीं सकते क्योंकि एक सर्टेन परसेंटेज अलाउ है और आपने उस परसेंटेज को एक्सीड कर दिया अपनी सवाबदीद पे। अपनी सवाबदीद पर बिल्कुल। आपके अपने पार्टनर से तो मशवरा ही नहीं किया, पार्टनर ने कानून बना दिया था, तो इसलिए बड़ी ज़रूरी है। इसी तरह से हमने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स देखे हैं जिसमें एक एम्प्लॉय को हाउस अलाउंस तो मिलता है, आपको ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें आपको गाड़ी भी मिलती है, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें आपको बहुत बड़े बड़े घर भी मिलते हैं, एजुकेशन मिलती है, एजुकेशन मिलती है, इवन हेल्थ अलाउंस यहाँ तक मिलता है कि आपकी कॉस्मेटिक सर्जरीज भी वो कवर कर देते हैं, बिकॉज के आप इतने स्पेशल हैं, आप इतने ज़बरदस्त एक्सपर्ट हैं। लेकिन अब उन कंपनीज़ को ये देखना पड़ेगा कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उसका इम्पैक्ट उनके टैक्स बिल पर डायरेक्ट पड़ेगा। 9% से उनका टैक्स बिल ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट जब अपनी लेजिस्लेशन लेके आएगी तो वो उसमें बहुत सारे ऐसे खर्चों को वो डिसअलाउ कर सकती है। अगेन ये वो मैं जो इस बात के बारे में जो जिक्र कर रहा हूँ वो आसपास की होती हुई जो टैक्स इम्प्लीमेंटेशन है और अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर जो कि यूके यूएस वगैरह से है, तो और लोकल रीजन में भी जहाँ जहाँ टैक्स इम्प्लीमेंट है उसके हवाले से मैं बता रहा हूँ कि ऐसा मुमकिन है कि बहुत सारे खर्चे होंगे। जैसे उसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने भी आपको दे दी, कुछ और एग्जांपल्स भी हो सकती हैं कि आपने एक बड़ा खर्चा किया, कैपिटल एक्सपेंस किया, आप उसको पूरा का पूरा एक्सपेंड आउट करना चाहते हैं, अपने प्रॉफिट में से माइनस करना चाहते हैं, तो पता चलता है कि टैक्स लॉ कहता है कि अगर आपने ये कंडीशंस मीट की हैं तो आप इसको अलाउ कर दीजिए, वरना फिर ये आपका एसेट बन के आपकी बैलेंस शीट में रहेगा, ठीक है, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर है। अब ट्रांजैक्शंस करते हुए बहुत सारे लोगों को हैवी अमाउंट पे आप कमीशन पे करते हैं, आप बिज़नेस ले रहे हैं पुर्तगाल से, आप बिज़नेस ले रहे हैं जर्मनी से, आप बिज़नेस ले रहे हैं यूरोप से, वहाँ पर आपके एजेंट्स बैठे हुए जिनको आप कमीशन पे करते हैं, वो एजेंट्स कोई नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, हो सकता है कोई बिजनेस रन भी ना कर रहा हो, लेकिन आप उसे कमीशन पे करते हैं। एंड देयर वाज नो हार्म कि जब आप उस कमीशन को अपने एक्सपेंस के तौर पे लिखा करते थे और आपका प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाया करता था। गवर्नमेंट कह सकती है ठीक है आप अब भी इसको करिए, लेकिन क्या आपके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है कि उस बंदे ने आपको वाकई ये बिज़नेस ला के दिया था, उसके वेज उसने आपको ये चार्ज किया है, यानी कि कोई टैक्स इनवॉइस, कोई कमर्शियल बिल मौजूद है। तो इसका क्या मतलब, अगर आपने वो साल गुजार दिया, वो टैक्स पीरियड गुजार दिया, उसके बाद तो आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। तो अगर वो खुदा न करे आप प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो एक फ्रॉड प्रैक्टिस है, ठीक है। तो आपको वो तमाम चीज़ें अभी तैयार करनी है, ना कि आप 2 साल बाद अपने उस एजेंट से कहें बेचारे से कि यार तो मैंने पिछले साल 2 मिलियन जो है ना वो जो पे किया था उसके हर एक का जो है मुझे इनवॉइस बना के दे दो। फिर तो आप समझ रहे हैं कि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे मामलात हैं जिसको एंड में जाके हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ लकीर पीट सकते हैं। और उस वक्त आप भी कंसल्टेंट के पास जाएंगे, आप उसको भी अपना मुद्दा बयान करेंगे और वो भी आपको यही बात कहेगा कि अगर तो आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपके पास एविडेंस है तो हम इसको ले लेते हैं, वरना नहीं लेंगे, वरना डिसअलाउ करेंगे।
तो इसलिए स्केलेटन का समझना, खाके का समझना कि किस तरीके से कॉर्पोरेट टैक्स इम्प्लीमेंट हो सकता है, और जब लेजिस्लेशन आ जाए तो बगैर देर किए ख़ास तौर पर अपने सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स, ख़ास तौर पे अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अपनी डिप्रिसिएशन पॉलिसीज़, ट्रांसफ़र प्राइसिंग की प्लानिंग, ये वो चीज़ें हैं जिनको आपको फौरी तौर पे करने की ज़रूरत होगी। और अगर तो आपके पास एक्सपर्ट हैं, आप उनको अभी से एंगेज करिए। हो सकता है आपके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को वो अभी से रिव्यू कर लें और आपको सजेस्ट कर सकें कि इनमें ये चेंजेस आप करेंगे तो ये एक्सेप्टेबल होगी टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर ये चेंजेस नहीं करेंगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी नॉलेज है कॉर्पोरेट टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। 2-4 चीज़ें और मैं आपको इसमें बता दूं कि एक तो ये 9% आएगा, प्लस ये सैलरीज के ऊपर नहीं है, सो इट्स गुड न्यूज़ फॉर बहुत सारे जो लोग जॉब करते हैं, उनकी इंडिविजुअल इनकम पे नहीं है। इसी तरह से वो लोग जो कि इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, यूएई के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन इन्वेस्टमेंट के नतीजे में उनको जो प्रॉफिट या डिविडेंड जो मिलेगा उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ये टैक्स जो है वो प्रॉफिट के ऊपर है जो कि यूएई के अंदर जनरेट हुआ है। जो इवन कंपनी ने कहीं और भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वहाँ से उन्हें डिविडेंड रिसीव होता है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं है। कैपिटल गेन है, जिसे आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ आपने ले रखी थी पहले और अब उसे आप हाई वैल्यू पे बेचते हैं, ये कैपिटल गेन कहलाता है। बहुत सारे मुल्कों में इसके ऊपर भी टैक्स है, तो उनके लिए भी ये इत्तला है कि ये कैपिटल गेन के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है। तो ये छोटा सा खाका है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो अनाउंसमेंट है उसके हिसाब से 1 जुलाई 2023 ये इम्पॉर्टेंट डेट है, याद रखें। इसके बाद जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा वो फाइनेंशियल ईयर टैक्स की स्कोप में आ जाएगा। अच्छा, अब अगर फाइनेंशियल ईयर फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को स्टार्ट होता है तो पहला फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होगा वो 1 जनवरी 2024 का स्टार्ट होगा। तो वहाँ से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक ये क्या बन गया, आपका टैक्स ईयर बन गया। इसके ऊपर जो आप इनकम कमाएंगे उसके ऊपर आप टैक्स उसके अगले साल में देंगे। कब देंगे उसकी अनाउंसमेंट यकीनन लेजिस्लेशन में आएगी। लेकिन आमतौर पे जो प्रैक्टिस होती है वो 3 महीने से लेकर 9 महीने तक, यानी कि टैक्स ईयर आपका ख़त्म हुआ 31 दिसंबर 2024 को, तो पहली पेमेंट हो सकता है आप मार्च 2026 में कर रहे हो या जून 2026 में कर रहे हो या फिर सितंबर 2026 में कर रहे हो। दुनिया में आमतौर पर 3, 6 और 9 महीने की प्रैक्टिस है। अब देखते हैं यूएई कौन सी लेजिस्लेशन लेके आता है। तो जो लोग अभी सो के उठ जाएंगे, अभी से प्लानिंग कर लेंगे, उनके लिए तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें करने के लिए। लेकिन जो देर से जागें उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो 2023 है। देखते रहिए, अपडेट लेते रहिए। जो इदारा जो इन चीज़ों को रेगुलेट करेगा उसका नाम है फेडरल टैक्स अथॉरिटी। आपको वहाँ की वेबसाइट पर भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। जब इसका सबसे पहले लॉ पास होगा, और लॉ जो है वो थोड़ी सी आप उसे कहिए हाई लेवल होता है, लेकिन उस लॉ को जब इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो उस चीज़ को ये लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव रेगुलेशंस, कि असल में अब इसको किस तरीके से कंपनीज को चाहिए कि इन्हें इम्प्लीमेंट करना। उसमें बात आएगी क्या कौन कौन सी इनकम प्रिसाइजली टैक्सेबल्स हैं, कौन कौन सी नहीं है, कौन कौन सी एग्जम्प्ट हैं, कौन कौन से खर्चों को आप ले सकते हैं, कौन कौन से खर्चे जो हैं वो अलाउ नहीं हैं होंगे, कौन कौन सी स्कीम्स जो हैं वो अलाउ की जाएंगी, कौन कौन सी स्कीम्स को नहीं अलाउ किया जाएगा। और इन सब से बढ़कर एक कि टैक्स ग्रुप्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप एक से ज़्यादा बिजनेसेस करते हैं तो आप उनको एज ए ग्रुप भी रजिस्टर कर सकते हैं, और वो ट्रांजैक्शन जो कि इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके अंदर उसके ऊपर जो इम्पैक्ट है कॉर्पोरेट टैक्स का वो नहीं लागू होगा। इसके अलावा जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए मैं समझता हूँ ख़ास तौर पर पोस्ट कोविड पीरियड, मैं इस बात को दोबारा दोहराता हूँ, ये बहुत पते की बात है कि अगर आप लॉसेस करते आए हैं, जो कि आपको मालूम है पिछले कोविड के टाइम में बहुत सारे बिजनेसेस ने लॉस किया है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप इन लॉसेस को अपने आने वाले प्रॉफिट के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, तो बैलेंस कर सकते हैं इक्वेशन को। यानी कि अभी मिसाल के तौर पर आपका एक्स लॉस है और अगले 2024 में आपने वाई प्रॉफिट देखा, तो गवर्नमेंट जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाई के प्रॉफिट पे आपको टैक्स चार्ज कर दे, वो ओवरऑल देखेगी कि आपके पास आपने वाकई कुछ कमाया है कि नहीं। यानी ये सिर्फ सेट उस साल का ही तो नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि आपको पिछले साल के लॉसेस को जो है वो लेके आने की इजाज़त देते हैं। ठीक तो है। उसके नतीजे में जो प्रॉफिट था, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मिलियन था, पिछले साल का लॉस 8 लाख था, तो इसका मतलब है अब सिर्फ 2 लाख के ऊपर आपको टैक्स पे करना है 9%। ऑलराइट। तो लेकिन वो लॉसेस लाएंगे कैसे आप आगे? अगर वहाँ पे डॉक्यूमेंट ही नहीं होगा पुराना, एग्जैक्टली तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा, तो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ख़ास तौर पे जिन लोगों ने बिजनेस लॉसेस किए हैं उनके लिए दुगनी इंपॉर्टेंट बात है कि अपने उन लॉसेस को डॉक्यूमेंट करें, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट, अपने हिसाब किताब को सही करिए। उसके नतीजे में आपने अगर आगे बिजनेस ने अच्छा कमाया है तो आपको उसमें फ़ायदा ही हासिल होने वाला है। कंपनसेट हो जाएगा आपका और ये वो बात उनकी अनाउंसमेंट के अंदर है कि बहुत ही अच्छी पॉलिसीज़ लेके आएंगे वो लॉसेस को यूटिलाइज करने के लिए विद इन द टेक ग्रुप, अक्रॉस द बिजनेसेस, अक्रॉस मैनी फाइनेंशियल ईयर्स। डिटेल विल डेफिनेटली कम, बट वुड यू बी रेडी बाय देन कि यहाँ तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो इसके लिए आज से मेरा मशवरा तो ये है कि अगर आपकी 2020 में कोविड पीरियड चल रहा था, 2020, 21, अब 22 पर हैं, अगर पिछली बुक्स भी नहीं मेंटेन की गई उनको अभी से मेंटेन करना शुरू कर दीजिए और इस चीज़ का आपको यकीनन एक टैक्स बेनिफिट होगा आने वाले सालों में। फ़ायदा होगा। एक नॉर्मल बिजनेसमैन जो है ना, जैसे अब मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, मैं तो ये जितनी डिटेल्स आप बता रहे हैं इन चीज़ों को ओवरकम मैं खुद नहीं कर सकता। तो मेरे हिसाब से मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि टैक्स कंसल्टेंट का होना, एक अकाउंटेंट का आपके साथ होना, एक ऐसी फर्म का आपके साथ होना जो कि ये सारी सर्विसेज आपको दे और उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता हो, वो तो हाईली रिकमेंडेड अब इस सिचुएशन में होता जा रहा है, ख़ास तौर पे कॉर्पोरेट टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन से पहले। मैं ये चाहूँगा थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं। एक ना आम तासुर है जो है ना हमारी सोसाइटी में ख़ास तौर पे कि भाई यहाँ पर यकीनन आपके फादर भी बिज़नेस करते होंगे या कहीं करते होंगे, आप जिस तरह से आपकी प्रोफाइल है, आप मल्टीपल कंट्रीज़ में बिजनेसेस कर रहे हैं इस वक्त, यूके में, यूएस में, गल्फ़ रीजन में अच्छे खासी पेनिट्रेशन है, तो एक ये तासुर भी जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो डीमोटिवेशन वाला फैक्टर है ना कि यार ये तो क्योंकि इनके पास पैसा था इसीलिए पैसे से पैसा बना रहे हैं, आज दुबई में बिज़नेस कर रहे हैं, बड़े टैक्स कंसल्टेंट हैं, तो वो उस चीज़ को, उस डीमोटिवेशन को किल करने के लिए मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड भी बताएं और क्या सिचुएशन थी, अब क्या सिचुएशन है, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं। देखिए, ज़िंदगी में मैंने तो बहुत सारे बोल्ड स्टेप लिए। उसमें सबसे पहला मैं समझता हूँ अपने कैरियर को ज्वाइन करने के ठीक 3 साल के बाद मैंने शिफ्ट किया फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अच्छा, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे? तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपने बिज़नेस करना है या आप कुछ भी करना चाहते हैं, किसी भी चैलेंज से नबराजमा होना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं या अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बदलना चाहते हैं, तो आपके अंदर अपने आप पर यकीन और इरादे की पुख्तगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रू। अगर वो है तो आप एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाना, ये तो बहुत छोटी सी चेंज है। मैं समझता हूँ आप एक भिखारी से एक बड़े एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। अच्छा। वो सोच अगर आपके अंदर मौजूद है कि भाई मुझे अपने लिए कुछ करना है और मैं उसको करने के लिए तन मन की बाजी लगा सकता हूँ और उसके लिए तैयार हूँ, तो ये रास्ता आपके लिए है। लेकिन अगर आपको 9 से 5 की जॉब करनी है, 5:30 बजे जो है बीवी बच्चों के साथ जाके चाय पीनी है और शाम को शायद वक्त पर सो जाना है और दोस्तों के साथ अपनी बाकी चीज़ों को भी इंजॉय करना है और आप उस कंफर्ट से नहीं निकलना चाहते, तो फिर यकीनन आप उस दिन का इंतज़ार करिए जब आपके पास बहुत सारे पैसे हों। क्योंकि 2 ही रास्ते हैं बिज़नेस में आने के लिए, यहाँ तो आप अपना वक्त लगाइए या अपना माल लगाइए। सही बात। ठीक है, जो एक मिथ है माल लगन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपके पास पैसा है तो एक अच्छे तरीके से बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या हर शख्स इस दुनिया में जो बिज़नेस करता है अपने साथ पैसे लेके आया? नहीं। अल्लाह ने इंसान को अकल के माल और दौलत के साथ साथ अकल की दौलत से भी माला माल किया है
और उसको दिल भी ऐसा दिया है कि जो चाहे तो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी बढ़ जाए। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर आप ये समझते हैं कि आप बहुत सारे लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, तो असल में सिर्फ ये सोच जो है ना, ये आपको बिजनेसमैन बना देती है। बहुत सारे लोग बहुत सारी किताबी बात करेंगे, रिस्क की फलां की। ट्रू। अगर आप ये समझते हैं कि आपके अंदर कुछ है, आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो बहुत सारे लोगों के काम आ सकता है, तो आपके अंदर बिजनेस के जरासीम मौजूद है। अगर आप ये समझते हैं कि नहीं, जो मैं काम कर रहा हूँ वो तो मुझे नीचे के लोग रेडी करके देते हैं, मुझे ऊपर रिपोर्ट करना है, और ये काम को मैं अकेले निकाल के कैसे बेच सकता हूँ, अगर आप ये नहीं समझ पाते तो यकीनन बिजनेस आपके लिए नहीं। चाहे आप आईटी इंडस्ट्री में हो, जहाँ बड़ा आसान है। देखिए, आईटी इंडस्ट्री को मैं इसलिए यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, पता चलता है आप पूरा सॉफ्टवेयर खुद ही बना लेते हैं। छोटी जो कंपनीज होती हैं उसमें डेटाबेस पे भी आप काम कर रहे हैं, यूआई पे भी आप काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस पे भी आप काम कर रहे हैं, और एक प्रोडक्ट निकाल दी। अब ये प्रोडक्ट आप बेच भी सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप ये समझते हैं आप एक चीज़ ऐसी बना सकते हैं, या ऐसी सर्विस दे सकते हैं, ऐसी चीज़ बेच सकते हैं जो बहुत सारे लोगों के फ़ायदे में आ सकती है, और उसको करने का आपके पास यूनिक तरीका भी मौजूद है, तो अपने इरादे पे डट जाइए। आपको हर्डल्स आएंगी, ओहो इस काम के लिए हमें ऑफिस चाहिए, इस काम के लिए हमें पैसा चाहिए, इस काम के लिए स्किल सेट चाहिए, लेकिन यकीन मानिए अगर आपके अंदर ये विल है कि हमने इस चीज़ को करना है, आप हर चीज़ को अरेंज करेंगे। पैसे का अपना होना ज़रूरी नहीं है, उसके बहुत सारे चैनल्स हैं। हम जब कहते हैं कि हमने सोलो फ्लाइट लेनी है तब मुश्किल होती है। आप मुझसे मेरी जर्नी पूछें, अगर मैं समझूं कि मैं सोलो फ्लाइट लेके कुछ कर बैठा आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट, नहीं। मेरे ख्याल से मैंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बिजनेस के अंदर अगर किसी का है तो मेरी अपनी शरीक हयात का, कि उनकी जितनी बड़ी सेक्रीफाइस, जितना उनका टाइम कंट्रीब्यूशन, यानी कि ये आप रेडी हैं ये सब चीज़ करने के लिए, तो आपने जो भी अवेलेबल स्किल सेट आपके पास है, अवेलेबल रिसोर्सेज आपके पास, वो आपके बीवी बच्चे भी हो सकते हैं, आपके बहन भाई भी हो सकते हैं। आपको अपने आइडिया से उनको इम्प्रेस करना है। वो स्किल सेट जिसको आप मार्केट में जाएं और उसको लेने की कोशिश करें, तो पता चलता है अच्छा इस स्किल सेट को अगर मैंने 1 साल के लिए एम्प्लॉय किया तो मुझे इतने पैसे चाहिए, जबकि स्किल सेट आपके पास पहले से अवेलेबल है। आप रिसोर्सेज को अवेलेबल करें, आइडिया से साथ अपने चिपके रहें, तो मेरे ख्याल से हर चीज़ मुमकिन है, और उसमें पैसा हरगिज़ हर्डल नहीं है। आप बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, वेस्ट में तो बहुत सारे प्रोग्राम चला करते थे, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, जो आपके आइडिया को समझते हैं। इवन यहाँ पर भी आपको इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं बहुत आसानी से। अगर आपका आइडिया अच्छा है, आप राइट डायरेक्शन में पिच करते हैं और वो क्लिक करता है, तो आपको इवन के मैं खुद भी सोर्स कर देता हूँ। अक्सर लोग होते हैं कि हमें किसी आइडिया पे, किसी कॉन्सेप्ट पे पैसा लगाना है, मिल जाते हैं इस तरह से लोग। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इस बारे में। और आपकी वो वाली बात मैं दोबारा हाईलाइट करना चाहूँगा कि जब काशिफ साहब यहाँ नहीं होते यूएई के अंदर, तो इनकी वाइफ जो अज़रा काशिफ जो हैं, वही इनका पूरा यहाँ का सेटअप संभालती हैं। तो ये भी बताना यूँ ज़रूरी है कि जो हमारा इस प्रोग्राम का एक मकसद जो है ना, वो वुमेन एम्पावरमेंट भी है, कि ख़वातीन जो हैं वो एम्पावर्ड हों और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ। तो उस पर ये जो आपने बात की अवेलेबल रिसोर्सेज की, उससे मैंने कनेक्ट किया, ताकि मैंने चाहा कि ये भी बताया जाए, लाजमी बताया जाए। और इसके बारे में बताएं कि अब जब ये प्रोग्राम चला जाएगा, ऑन एयर होगा, पीआईडी पे ख़ास तौर पे, तो लोग रब्ता करना शुरू करेंगे जो इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, इस इंडस्ट्री की तरफ आना चाहते हैं, सोच रहे थे, लेकिन इस पॉडकास्ट के थ्रू जो है एक सॉफ्ट पुश मिलेगा उनको। तो विल यू बी अवेलेबल फॉर दोज गाइज जो कि मज़ीद इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हों और आपके पास मिल सकें, या ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकें, या किसी तरह से हाउ कंफर्टेबल आर यू एंड हाउ ओपन आर यू फॉर दिस थिंग? बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, बस मेरा इनबॉक्स मत भरिएगा। तो सवाल आपके आप बिल्कुल पूछिए, मेरे रास्ते में दरवाजे खुले हैं। अपने क्वेश्चंस को अगर साथ पूछेंगे, हाँ शायद मैं टाइम अलग से निकाल के मीटिंग्स करना वो शायद नामुमकिन हो, लेकिन अगर आपकी इंक्वायरीज़ हैं ईमेल पे आती हैं मेरे पास, मेरे ख्याल से आप अपने प्रोग्राम में बता दीजिएगा,
बिल्कुल। इसके बाद नॉर्मली ऐसा ही होता है, जब भी हम पॉडकास्ट कोई पीआईडी पे डालते हैं तो उसके बाद जो है ना फिर वो राब्ते शुरू होते हैं। यही मुझे पता भी है, मेरे तमाम जितने भी गेस्ट हैं उनके पास फिर उसके बाद फिर राब्ते होते हैं। नहीं, किसी भी तरह से अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं और आप इसके बारे में मज़ीद कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आप उसमें लिख दीजिए अपना, हम आपको कैसे कांटेक्ट करें और हम आप इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करेंगे। बिज़नेस के अंदर अगर आपको कोई टैक्स के मामलात हैं, किसी भी चीज़ों में समझना है कि आपको ये तैयारी कब और कैसे करनी है, उस हवाले से भी रब्ता करना चाहें तो आप बिल्कुल ईमेल के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। पीआईडी के बारे में कुछ बोलना चाहें, बताना चाहें? सर, बेहतरीन चीज़ कि दियारे गैर में इतने हज़ारों लोगों को, हज़ारों पाकिस्तानियों को इकट्ठा करना, जबकि उन सब का जो मकसद हयात तो नहीं कहूँगा, यूएई में आने का मकसद पैसे कमाना था, और उसके बावजूद उनको कोई एक प्लेटफॉर्म दे देना, ये वो काम है जिसे बड़ी बड़ी एम्बेसीज नहीं कर सकें, बड़े बड़ी कॉन्सुलेट्स नहीं कर सकें। आई थिंक 100,000 के अराउंड आपकी, मोर देन 130,000। तो एक दफ़ा मेरा जाना भी हुआ कॉन्सुलेट, और ऐसे ही वहाँ पर गुफ्तगू चली तो उनके पास ऐसा डेटाबेस मौजूद नहीं जो इस वक्त पीआईडी के पास है। तो पीआईडी एक ऑनलाइन, मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों की बेहतरीन आवाज़ है, जिसमें उसके अंदर जुड़े हुए जो मेंबर हैं उनको कोई भी मसला पेश आता है तो वो उसके ऊपर अपनी जिक्र करते हैं, और मेरे ख्याल से 20 लोग उनकी हेल्प करने के लिए, सपोर्ट के लिए रेडी हो जाते हैं, चाहे वो फ्रॉम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम वॉलंटियर पॉइंट ऑफ व्यू, रास्ते बताने में निकल के आने लगते हैं। तो ये काम जो पाकिस्तानी इन दुबई के फोरम वाले सरंजाम दे रहे हैं, सर काबिल तहसीन है। बहुत शुक्रिया, हम्बल्ड। और लास्ट कुछ मैसेज देना चाहें अगर अपने व्यूअर्स को कुछ तो बताएं, कुछ कहें इस बारे में। मैसेज मेरा यही है कि अपनी हालात हाजरा पे नज़र रखें। आप चाहे एक कहीं पे नौकरी करते हैं या लोगों को नौकरियां देते हैं, जो चीज़ें इस रीजन में चेंज होती जा रही हैं उसका ताल्लुक न सिर्फ बिज़नेस पर बल्कि आपकी लाइफ पर भी उसका असर पड़ेगा। अगर आपका टेक होम कम हो जाएगा तो आप हो सकता है कि अपना सेम लाइफस्टाइल मेंटेन ना रख पाएँ, एफर्ट्स बढ़ानी पड़ेंगी। इसके साथ साथ ये तो एक आस्पेक्ट है, जब भी लैंडस्केप चेंज होता है तो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं, और कामयाब वो लोग होते हैं जो हालात की बदलने पर रोने के बजाय उन हालात के बदलने के नतीजे में जो अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं उसका फ़ायदा उठाएं। मैं एक आखिरी बात एक मिसाल के साथ ख़त्म करूँ। मैं अपने जानने वाले एक दोस्त हैं, नाम जाहिर सी बात है मैं नहीं ले सकता, तो वो 2 टूरिस्ट कंपनी चलाया करते थे, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कोविड से पहले वो कहते हैं चारों घी में ऐसे चल रहा था उनका। सही बात है। और जब कोविड आया तो वो बंद हो गए, हाथ भी बाहर निकाल लिए और आपने उन्हें अच्छे से धो भी डाला, लेकिन वो साहब रुके नहीं। वो उन बहुत ही कम लोगों में शामिल थे जिन्होंने कोविड के बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर कंटेनर मंगवाए। किस चीज़ के? मास्क के। अच्छा, कहाँ टूरिज्म, कहाँ ये चीज़। एक दुकान बंद है, 100 दुकान अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलेगा, लेकिन आपको अपनी आंख खुली रखनी है। सही बात है। उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने कोशिश की होगी, लेकिन जो शुरू वक्तों में जब एक एक डब्बा जो है 130 120 दिरहम का बिका करता था, उस वक्त उन्होंने कंटेनर्स मंगवाए, और उसके नतीजे में क्या हुआ कि वो तो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन थी, आप ये कह लीजिए। उनकी वो 2 दुकानें तो बंद हो गई टूरिज्म वाली, आप उन्हें कहिए कि उन्होंने ताला लगा दिया उसके ऊपर, लेकिन उसके नतीजे में सिर्फ उस एक ट्रांजैक्शन के नतीजे में अब वो 3 फार्मेसीज चला रहे हैं। तो कैसे भी हालात हों, नज़र हमारी इस चीज़ पे रहनी चाहिए कि अल्लाह ने इसमें भी कहीं ना कहीं खैर का पहलू रखा है। बिल्कुल। और हम उस खैर के पहलू को ढूंढें और उसके हवाले उस अपॉर्चुनिटी को जितनी जल्दी आप रिकग्नाइज़ करेंगे उसके लिए तैयारी करेंगे,
तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच काशिफ साहब, टाइम देने के लिए पूरी PID टीम जो है वो शुक्रगुजार है। एंड दैट इज़ इट फ्रॉम टुडेज़ पॉडकास्ट। उम्मीद है आपको ये वाला पॉडकास्ट जो है वो ज़्यादा पसंद आएगा। उसका रीज़न ये है कि दिस इज़ नॉट स्पेसिफिक टू वन इंडस्ट्री। अब जो चेंजेस आने लगे, इकोनॉमिक चेंजेस आने लगे UAE के अंदर टैक्सेशन की वजह से, उससे इंटरलिंक्ड है सारी इंडस्ट्रीज़, और उसी पे आज हमने डिस्कशन की। अगर आपको लगता है कि आप भी किसी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं और आपको यहाँ मेरे साथ बैठे होने से कम्युनिटी का फ़ायदा होगा, तो ज़रूर मुझसे रब्ता करें और मैं ज़रूर आपको बुलाऊंगा अपने पॉडकास्ट में। और कोई भी सजेशन या फीडबैक हो इस प्रोग्राम के हवाले से तो मुझसे ज़रूर रब्ता करें। और देखते रहें PID एंटरप्रेन्योर्स विद शारिक रब्बानी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।